आज का जो दौर है वो 21वीं सदी का दौर है। आजकल मोबाइल हर जगह पे पहुंच चुका है, वो चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह पे मोबाइल पहुंच चुका है। आजकल चाहे चांद पे जाने की बात हो या पलक झपकते ही किसी भी चीज़ को हासिल करने की बात हो, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन आजकल जो गांव है वहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो जादू का सहारा ही लिया जाता है, झाड़ फूँक का, जादू टोनों का सहारा लिया जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था एक घर में, जहाँ पे एक आदमी हो रहा था, वो अपने घर को दरअसल बरोबर टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को जो कुछ चाहिए था उसे हासिल करने के लिए वो एक जादू मंत्र का सहारा लेती है। लेकिन जादू मंत्र के सहारे से उसे वो चीज़ हासिल होती है या नहीं होती उसका तो पता नहीं, लेकिन वो किसी के प्यार में पड़ जाती है और उस प्यार के देखा सुनी में उसके घर में जो सयानी एक बेटी होती है वो भी कहीं ना कहीं उस अफेयर में पड़ जाती है। और इन दोनों के अफेयर के चक्कर में तीन मर्डर हो जाते हैं, तीन कत्ल हो जाते हैं। और इन जब तीनों कत्ल की वजह सामने खुलकर आती है तो गाँव वालों को यकीन नहीं होता कि ऐसे भी लोग रहते हैं इस दुनिया में कि ये सब करने के लिए तीन मर्डर भी हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं धनीराम। दरअसल आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना 15 नवंबर 2024 की छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यालय बलरामपुर का गांव एक पड़ता है दहेजवार, वहाँ की सच्ची घटना है। एक किसान होता है जिसका नाम रामनाथ होता है। वो सुबह में अपने खेत में जाता है। अपने खेत में जाने के बाद वो ये देखने गया था कि धान पके हैं या नहीं पके हैं, धान की कटाई करना है। तो जैसे अपने खेत पे देखने के लिए जाता है तो टहल रहा था खेत में, तो उसके पैर में एक मानव की खोपड़ी टच होती है, जिसे वो देखता है। देखने के बाद उसको फिर दूर फेंक देता है और घूमने लगता है अपने खेत में। थोड़ा दूर आगे जैसे ही वो बढ़ता है एक दूसरे मानव की खोपड़ी फिर उसके पैर में लगती है और वो उसे भी उठा के देखता है, फिर उसे फेंक देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अब ये शंका हो चुकी थी कि खेत में आखिर एक खोपड़ी पहले मिली, एक अभी मिली, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसके मन में लालसा बढ़ जाती है कि मैं पूरे खेत में और अच्छे से टहलूँ, देखूँ। वो थोड़ा और आगे जाता है तो एक खोपड़ी और उसको मिलती है। तो वो जब इन तीनों खोपड़ी को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में घबराहट उठने लगती है, उसे घबराहट हो जाती है। वो वहाँ से फ़ौरन भागना शुरू कर देता है और भागते भागते सीधे अपने गांव जाता है। गांव वाले जब देखते हैं कि ज़ोर ज़ोर से हल्ला मार रहा है, चिल्ला रहा है, तो पूछते हैं कि आखिर रामनाथ क्या बात हुई, क्यों इतना परेशान हो, क्यों हल्ला कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरे खेत में, धान के खेत में मुझे तीन मानव की खोपड़ियाँ मिली हैं। तो थोड़ी देर में सब पूरे गांव के लोग जितने भी होते हैं वो पूरे खेत में आ जाते हैं और वहाँ से जब वो खोपड़ियों को देखते हैं तो गांव के लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और फिर फ़ोन करते हैं पुलिस को। तो पुलिस थाने को जब फ़ोन किया जाता है, जो भी एसपी होते हैं वैभव बंकर, वो आते हैं भारी पुलिस बल के साथ और खेत में सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन इंक्वायरी करते हैं। पूरे खेत में बैरिकेडिंग कर दी जाती है ताकि गाँव का कोई अदर व्यक्ति उसके अंदर ना आ सके, और पूरा दिन वहाँ पर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी जब पूरा दिन चलती है तो उसमें पता चलता है कि 3 खोपड़ियाँ मिलती हैं और 3 मानवों के पूरे शरीर के अंग मिल जाते हैं। और जब उनको जोड़ा जाता है तो उसे ये पता चलता है कि इनमें से एक महिला थी, एक लड़की थी और एक छोटा बालक था। तो ये जब जानकारी मिलती है पुलिस को तो आसपास के जो भी पड़ोस में ज़िले होते हैं, पुलिस चौकी होती है, थाने होती है, हर जगह पे वायरलेस कर दिया जाता है कि अगर कहीं से किसी के गायब होने की कोई रिपोर्ट है तो यहाँ पे संपर्क किया जाए। यहाँ पे 3 लाशों की हड्डियाँ मिली हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू भी हर जगह पे वायरल किया जाता है कि अगर कोई लापता है, गुमशुदा है, तो यहाँ पे फ़ौरन संपर्क किया जाए। यहाँ पे 3 लाशों की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये सब इंक्वायरी चल ही रही थी, तभी 80 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है कुसमी से एक फ़ोन आता है पुलिस थाने से कि वहाँ पे 4 अक्टूबर को एक रिपोर्ट की गई थी, जो कि निवासी पारा का रहने वाला सूरज देव है। उसने रिपोर्ट किया था कि उसकी बीवी कौशल्या, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, बेटी जिसका नाम मुस्कान है उसकी उम्र 17 वर्ष है, और बेटा मिंटू ठाकुर जिसकी उम्र 17 वर्ष है, 6 वर्ष है। तो पुलिस को जब वहाँ से फ़ोन आता है कुसमी से, तो फिर पुलिस उनको बताती है कि उन्हें यहाँ पे लेके आ जाए। तो पुलिस सूरज देव को लेके आती है दहेजबार में। जब वो देखता है उन 3 लाशों को, तो पुलिस जो होती है तो उन लाशों के साथ जो कपड़े मिले थे, साड़ी थी, लैगी थी और लड़के के जो भी कपड़े थे, तो उसको सूरजदेव को दिखाए जाते हैं। सूरजदेव उन कपड़ों को देखते ही पहचान जाता है कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मेरे ही बच्चे की
कपड़े हैं, वो छाती पीट पीट के वहाँ पे रोने लगता है। वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि वहाँ के जो भी पुलिस वाले थे, गांव के लोग थे, सब लोग उसे देख रहे थे। वो तड़प तड़प के बुरी तरह से रो रहा था और रोते रोते वो तभी कहता है एसपी वैभव बंकर से कि थानेदार साहब, अगर इसके पहले पुलिस ने अच्छे से मेरी बात को समझा होता और इंक्वायरी की होती तो आज मेरे घर से 3 कत्ल नहीं होते, मेरा परिवार बर्बाद नहीं होता। वैभव बंकर को बताता है कि 26 सितंबर 2024 से मेरे घर के 3 लोग लापता थे और मैंने रिपोर्ट करी थी, लेकिन पुलिस ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तो एसपी जो होते हैं वो जितेंद्र जायसवाल जो थानेदार था उसको तुरंत वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है और संतलाल आयाम कर होता है एक पुलिस वाला, उसके हाथ पे इंक्वायरी सौंपी जाती है और उन्हें जवाबदारी दी जाती है कि थाने की देखभाल तुम करोगे और इस केस की पूरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट हमें दी जाए। उनको ये जवाबदारी सौंपी जाती है। पुलिस को कहीं न कहीं शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाशें किसी और की हों और कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए उन जो भी बॉडीज़ मिली हुई थी उनका डीएनए टेस्ट करा जाता है। डीएनए टेस्ट से भी पता चलता है कि हाँ, ये बॉडी सूरजदेव के घर वालों की है। अब तक टोटल 51 दिन हो चुके थे उसके घर से तीनों को लापता हुए। अब 51 दिन होने के बाद जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो पुलिस आखिर सूरजदेव के घर का जो भी मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर की CDR निकलवाती है। जब उससे CDR निकलवाती है तो CDR से पता चलता है कि इस नंबर से एक आदमी से बात हो रही थी जिसका नाम था मुख्तार अंसारी, जो कि झारखंड प्रदेश के भंडरिया गांव के बरगढ़ का रहने वाला था। पुलिस देरी ना करते हुए सीधे झारखंड प्रदेश पहुंच जाती है और वहां से मुख्तार अंसारी को 19 नवंबर 2024 को पकड़ लेती है और उसको पकड़ के जब यहाँ पे लाती है तो पूछताछ करती है तो वो पहले इधर उधर की बातें कर रहा था, घुमा रहा था, सच नहीं बताता है। लेकिन पुलिस जब अपने आप पे आ जाती है, अपने तरीके से बात करती है, तो मुख्तार अंसारी तीनों मर्डर को अपने पे ले लेता है और कहता है कि हाँ, ये 3 मर्डर मैंने किए हैं। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 3 मर्डर एक आदमी अकेला कैसे कर सकता है। कुछ न कुछ झोल पुलिस को समझ में आ जाता है, इसलिए पुलिस और उससे अच्छे से पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि इसका भाई है एक आरिफ अंसारी जो कि ठेकेदारी करता है। वो पूरी घटना को बताता है मुख्तार अंसारी कि कुछ दिन पहले इसकी पत्नी मेरे घर पे आई थी। मैं काम करता हूँ झाड़ फूँक का, तो इसकी पत्नी कुछ हासिल करना चाहती थी जिसके लिए उसने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने उसकी मदद की, तो इस मदद से खुश होकर उसकी बीवी ने मुझसे दोस्ती कर ली और मुझसे दोस्ती करने के बाद फ़ोन से बातचीत हम दोनों की चलने लगी और धीरे धीरे में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि मुख्तार अंसारी का जब मन करता वो उसके घर पे आता जाता था, उसकी पत्नी के साथ रुकता था। और कहीं न कहीं ये बात सूरजदेव को, यानी कि इस महिला के पति को पता चल चुकी थी, लेकिन वो चाह कर भी इनका विरोध नहीं कर पा रहा था। सब कुछ इन दोनों के बीच में ठीक ठाक चल रहा था, ये उसके घर आता जाता रहता था। तभी जो मुख्तार अंसारी का भाई होता है आरिफ अंसारी, जो कि ठेकेदारी का काम करता है, वो अपनी भैया की देखा सुनी वो भी इसके घर में आता है। इसके घर में जो बेटी होती है मुस्कान, उस बेटी का अफेयर हो जाता है आरिफ अंसारी से। अब वो माँ बिजी थी उसमें, मुख्तार अंसारी में, और बेटी रहने लगती है आरिफ अंसारी के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब खुश थे। लेकिन आरिफ अंसारी जो ठेकेदारी में पैसे कमा रहा था, वो पूरे के पूरे पैसे कहीं न कहीं मुस्कान पे खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई नाराज़ हुआ था। और बड़े भाई ने समझाया था एक बार अपने भाई को कि पूरे के पूरे पैसे यहीं पे खर्च कर रहे हो, घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, वो बीमार हैं, उनका अच्छे से इलाज कराओ, घर पे भी कुछ पैसा दो कि पूरा का पूरा पैसा यहीं पे खर्च करोगे। इस बात से उसका जो भाई होता है आरिफ अंसारी, वो नाराज़ हो जाता है। और नाराज़ होने के बाद वो सीधे अपने काम पे चला जाता है। लेकिन तभी जो मुख्तार अंसारी होता है 26 सितंबर को, वो आके बोलता है कौशल्या से कि चलो हम आज चलते हैं बेतला नेशनल पार्क, वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ से सीधे गढ़वा चलेंगे और वहाँ पे रात भर रुकेंगे। तो जो कौशल्या होती है वो तैयार हो जाती है। अपनी बेटी मुस्कान से पूछते हैं तो मुस्कान भी बोलती है कि हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो जब बेटे से पूछते हैं तो बेटा भी बोलता है कि जब दीदी और मम्मी जाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी चलूँगा। तो मुख्तार अंसारी अपनी बाइक में इन तीनों को बिठा के लेके जा रहा था। तो जब ये लोग चांदो पहुँचते हैं तो चांदो में इनको अंसारी मिल जाता है, आरिफ अंसारी। वो पूछता है कि तुम तीनों लोग कहाँ जा रहे हो? तो तीनों लोग बताते हैं कि हम लोग नेशनल पार्क जा रहे हैं और वहाँ से सीधे बलरामपुर जाएंगे और रात में वहीं पे रुकेंगे। तो ये लोग चले जाते हैं। इसके बाद जो आरिफ अंसारी होता है शाम को वो भी वहीं पे पहुँच जाता है बलरामपुर,
सब लोग खाना खा के आराम से वहाँ पे लेटे हुए थे, सो जाते हैं। लेकिन जो उसका आरिफ अंसारी था वो कहीं ना कहीं उस लड़के से गुस्सा था और वो गुस्से में उनर के जाता है उठ के और उससे बोलता है मुस्कान से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मुस्कान पहले भी इनकार कर देती थी और उस वक्त भी साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं तुमसे शादी वादी नहीं करूँगी। इस बात से आरिफ अंसारी को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकाल के मुस्कान के पेट में 3-4 बार चाकू ज़ोर से मार देता है। लेकिन जब उसके पेट में चाकू मार देता है तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी उसकी माँ उठ जाती है और वो दौड़ के आती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। तब तक उसका भाई उठ जाता है, मुख्तार अंसारी, वो जग जाता है। लेकिन वो जब देखता है तो वो समझ जाता है कि अब ये लड़की किसी भी हालत में बचेगी नहीं। तो वो उसके बगल में कुल्हाड़ी पड़ी होती है तो कुल्हाड़ी उठा के सीधे कौशल्या के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से कौशल्या भी वहीं पे गिर जाती है। अब एक तरफ कौशल्या तड़प रही है, एक तरफ मुस्कान तड़प रही है और ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे। तभी ये लोग बॉडी को इधर उधर छुपाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से बच्चे की नींद खुल जाती है और बच्चा चिल्लाते चिल्लाते बाहर की तरफ आ रहा था कि मम्मी कहाँ हो, दीदी कहाँ हो। तभी ये लोग देखते हैं तो वही कुल्हाड़ी उठा के आरिफ अंसारी दोबारा उस लड़के के सर पे मार देता है और लड़का भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब लड़का वहीं पे ख़त्म हो जाता है तो ये लोग सीधे तीनों बॉडी को लेते हैं और जो वहीं पे एक गांव होता है दहेज बार, वहाँ पे एक भट्ठा भी हुआ करता था। लेकिन बताते हैं कि भट्ठा आजकल वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे एक खेत है जिसमें कि धान बोए हुए थे, धान छोटे छोटे थे। वहाँ पे तीन के तीनों बॉडी को दोनों जाके फेंक देते हैं और वहाँ से फेंकने के बाद जो मुख्तार अंसारी होता है वो सीधे अपने गाँव भाग जाता है। जो आरिफ अंसारी होता है वो चला जाता है सीधे महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। 51 दिन बाद जब वो गांव से वो खेत का मालिक जो कि रामनाथ नाम होता है, जब वो अपने खेत पे जाता है तब वो देखता है उन हड्डियों को, खुपड़ियों को, और उनसे पता CDR के जरिए भी पता चल जाता है कि आखिर मर्डर किसका हुआ था और किसने किया था। ये 3 कत्ल का जब पूरा रहस्य गांव वालों के सामने आ जाता है तब गांव वाले को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर पास पड़ोस में लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि ऐसे रिश्तों को जन्म देते हैं। पहले भी रिश्ते में हैं, अब ऐसे रिश्तों को जन्म देते हैं जो को ना गांव मंजूर करता है ना खुद मंजूर करते हैं और इसकी वजह से 3 मर्डर हो जाते हैं। तो पुलिस इनको दोनों को जेल कर देती है, दोनों भाइयों को। अब ये शायद ज़िंदगी भर जेल में ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना और सचेत करना है। तो सचेत रहें, सावधान रहें, कोई भी बुरे कर्म